हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और आज की वीडियो क्वेरी वीडियो होने वाला है। जो भी आपने पिछले वीक में मुझे क्वेश्चंस अपने नाम के साथ अपलोड किए, जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए आपको सोल्यूशन बताने आई हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट संडे के लिए जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप आज से पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास लिखनी है, जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो क्वेश्चन पूरा लिखना है, उसके नीचे लिख दीजिए ऑन संडे। ठीक है, ऑन संडे लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि ये आपको अगले संडे की वीडियो में क्वेरी चाहिए। बिकॉज बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी चैप्टर जो है अपलोड नहीं हुआ है चैनल पे और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसकी वजह से दिक्कत ना हो, इसलिए वो मैं पहले से ही आपको वो समझा दूंगी। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आज से लेके आप सैटरडे की इवनिंग तक पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर सैटरडे की इवनिंग को सारे पिक करके मैं वो क्वेश्चंस आपको वीडियो में, आपका पहले नाम लिखा जाएगा, फिर क्लास और फिर क्वेश्चन, और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगी। और बाय चांस अगर ऐसा होता है कि वीडियो में मान लीजिए जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो मैं यहाँ पे आपका नाम बोल के वो आपको बता दूंगी कि ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे आपके नाम के आगे वो लिंक डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, वो वीडियो में आपको अपना क्वेश्चन मिल जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था दक्ष का फ्रॉम क्लास 8th। सो क्वेश्चन इज प्रिंसिपल, ये बेसिकली आपको समझ आ जाएगा। दक्ष, प्रिंसिपल 62,500 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8% है, यानी कि एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 8% है। टाइम हमें गिवन है 1 year 6 months, यानी कि 1.5 साल। आगे हमें निकालना क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आपने नहीं लिखा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप फुल क्वेश्चन लिखिएगा। अब इसमें हमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो मैं अभी बताऊंगी। आगे है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि आपको आधे आधे साल को, 1.5 साल को आपको आधे आधे साल में बांटना है। तो एक साल को जब आप आधे आधे साल में करोगे तो आधा साल ये हो गया, आधा साल ये हो गया, और आधा साल ये हो गया, यानी कि ये 3 हिस्सों में बटेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आधा साल करना है ऑब्वियसली उसको, तो आधा कर दो हर चीज का। रेट पर एनम यानी कि एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर, ठीक है। तो हाफ ईयर के लिए कितना होगा, क्योंकि हमें तो आधा साल कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है ना, हाफ ईयर के लिए क्या होगा 8/2% विच इज 4 years, 4%। तो 4% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। क्लियर है। उसके बाद आपको टाइम का भी यही करना है। देखो टाइम आपको गिवन है 1 year 6 months, दैट मीन्स 1.5 year, 1.5 साल ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको करो मिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 1s are 2 + 1 3, 3/2 years। ये है पर ईयर के लिए, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे 1.5 साल गिवन है, पर ईयर रहने दो। अभी बेसिकली हमें टाइम का भी आधा करना है, तो जब हम 3/2 का भी आधा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय हाफ, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे आधा, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर 2 बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, देखो डिवाइड कर दिया आधे से, यानी कि ऑब्वियसली हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो 2 से 2 कट हो गया, तो आ गया 3, आंसर आ गया इसका 3, और अपॉन 1 है, हम 1 लिखें ना लिखें कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। सो बेसिकली टाइम हमारे पास आ गया 3, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयर के लिए हमारे पास आ गया 4%। प्रिंसिपल सेम रहेगा। सो बेसिकली समझाने का मेरा मोटिव क्या है कि हाफ ईयरली जब कंपाउंड करना होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब करना होता है,
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आधा करना होता है और जो आपको टाइम गिवन है उसका भी आधा करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नई टर्म्स आई है ना, इनके साथ आप उनको आंसर्स निकालोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें फॉर्मूला क्या पुट करना है। नाउ हमें सबसे पहले निकालना है अमाउंट। आपको मालूम होगा, जो ये चैप्टर ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर चुके हो दक्ष, तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालना होता है अमाउंट, जिसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, जहां पे P इज द प्रिंसिपल, 1 ऑब्वियसली 1 प्लस R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट के बाहर n विच इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको क्या लेना है 3, क्योंकि ये 3 हाफ ईयर्स अभी हमने उसको आधा करके 3 में कन्वर्ट किया था। सो नाउ प्रिंसिपल इज 62500 ब्रैकेट में 1 प्लस R इज 4 अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 आ गया ना आधा साल के लिए, n है हमारा 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद हमें इसकी कैलकुलेशन पार्ट करना है। आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका एलसीएम 100 प्लस 4, आप एलसीएम लेके देख लेना, 62500 104 अपॉन 100 की पावर 3 कुल। उसके बाद इसका मतलब क्या है, 62500 मल्टीप्लाई बाय 104 का क्यूब, यानी कि इनको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 100 का क्यूब यानी कि इनको भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है, इसको भी कट कर दो, 20 125 4 25 20 और यहाँ पे आ गया 5 से कट हो गया ये 4। ठीक है, अब यहाँ जो बचा हुआ है कट कर दो, 4 2 ज़ा 8 24 4 6 ज़ा 24। नाउ 4 यहाँ पर भी 26 ही ले लेते हैं, आ जाएगा। तो हमारे पास कट करने के बाद फाइनल जो एक नंबर आए हैं वो ये आए हैं 26 इंटू 26 इंटू 104। क्लियर है? तो 26 इंटू 26 इंटू 104 करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं अब यहाँ पे कर लेती हूँ, आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले 26 का स्क्वायर कर लेते हैं, 676। नाउ 104 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 29 30 4 6 ज़ा 24 25 26 27 0 0 0 6 7 6 4 0 3 70304। सो हमारा 70304 इज व्हाट अमाउंट क्या आ गया हमारा 70304। ठीक है, तो आपको समझ आया कैसे निकालना है। सबसे पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इसका हाफ किया, इसका हाफ कर दिया, टाइम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। नाउ सबसे पहले अमाउंट निकालना है विच इज प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। सो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 अपॉन 100 की पावर 3। उसके बाद हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है अंदर, क्योंकि इस 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, और सेम विद द न्यूमिरेटर एज वेल, 100 से मल्टीप्लाई किया, 104 अपॉन 100 की पार्ट 3। ना यहाँ कैलकुलेशन पार्ट है 62500 इंटू 104 104 104 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। कटिंग करने के बाद यू विल गेट 70304 एज अमाउंट आ गया 70304। अब आप देखो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकलेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, A इज इक्वल टू P प्लस आई, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको ये मालूम होगा ऑलरेडी, आपने अमाउंट यहाँ लिख दिया, प्रिंसिपल आपके पास है ही 62500, हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो 70304 में से ये वैल्यू लाके माइनस कर दीजिए, ये होगा आपका इंटरेस्ट।
तो 70304 में से जब आप ये वैल्यू माइनस करेंगे, सो यू विल गेट, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, you will get 40, 13 minus 5 is 8, 9 minus 2 is 7, 6 minus 6, तो आपका आंसर आ गया 7804. So your interest will be rupees 7,804 rupees. Okay. तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले यू आर सपोज टू फाइंड अमाउंट. अमाउंट निकालने के बाद एक इक्वेशन है जो फिक्स्ड है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये इक्वेशन में आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का वैल्यू लगाना है और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा. सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन all these things are compounded half yearly. So half yearly और 1 ईयर में यही फर्क है. 1 ईयर अगर होता, ईयरली होता, ठीक है, एनुअली होता या ईयरली लिखा होता तो आपको ये डायरेक्ट लगा देने थे. कोई जो पहले वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में वही लगानी थी. हाफ ईयरली गिवन था तो हमने रेट का भी आधा किया और टाइम का भी आधा किया. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होता है. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी. सो नेक्स्ट क्वेरी इज ऑफ शगुन. शगुन, आपने जो एलिवेटर वाला क्वेश्चन पोस्ट किया था कमेंट सेक्शन में वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है. ठीक है, मैंने आपका नाम लिख दिया था, क्लास लिख दी थी. देन आई फाउंड आउट कि जो आप क्वेश्चन लिखा है आपने वो ऑलरेडी चैनल पे है. फर्स्ट चैप्टर का जो वो क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन अगर आप ओपन करेंगे वहाँ पे आपके नाम के आगे आपको एक लिंक मिल जाएगा. उस लिंक पे क्लिक जब आप करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे. आई थिंक उसमें 3 क्वेश्चंस हैं. आप क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक जो एलिवेटर वाला है, आप उसको जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू next query. So now next query is from Tanushri Joshi, class 7th. Okay, so question is ABC is a triangle right angled at C. यानी कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बन रहा है C पे. तो A, B और C राइट एंगल्ड एट C का मतलब है कि जो C है वहां पे राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है. ABC ये ट्रायंगल बन गया. नाउ if AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter, you are supposed to find BC. तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में. अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ. जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री आता है वहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है. जैसे मान लीजिए कि अगर राइट एंगल जो है यहाँ बन रहा है ये चीज़, तो इससे अपोजिट, राइट एंगल से अपोजिट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस और ये सबसे बड़ी होती है. ठीक है, ये साइड सबसे बड़ी होती है. और उसके बाद ये कहलाती है हमारी हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं. और जो नीचे होता है ऑब्वियसली उसको बोला जाता है बेस. तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो थ्योरम क्या होती है वो मैं अब आपको बताती हूँ. बेस स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम होती है. नाउ अगर यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो C पे बन रहा है तो बेस क्या हुआ BC, तो BC का स्क्वायर और हाइट और ऑल्टीट्यूड क्या हुआ AC. हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड कुछ भी लिख सकते हो आप. ऑल्टीट्यूड लिख देती हूँ. तो ऑल्टीट्यूड क्या हुआ AC, तो AC का स्क्वायर और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस विच इज AB, तो AB का स्क्वायर आपको एक साइड लिखना है. अब देखो कॉमन सी बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी चीज़ हमें दूसरी साइड लिखनी है. उसके लिए क्या करना है, अब आपने देख लिया कि सबसे बड़ी साइड दिखने में भी यही है, तो बड़ी साइड एक साइड आएगी, बाकी दोनों को प्लस करने पे, ठीक है, बाकी दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करने पे इस बड़ी साइड का स्क्वायर आएगा. नाउ BC हमें गिवन नहीं है, हमें वो निकालना है तो उसको एज इट इज रखेंगे. AC हमें 7 गिवन है, AB हमें 25 गिवन है. अब देखिए क्या करना है. BC स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625. इज इट क्लियर? तो हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया. नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625. ये जो 49 इधर प्लस हुआ है वो दूसरी साइड जाके माइनस कर दीजिए. तो BC स्क्वायर विल बी 5 माइनस 9 इज 6, 11 माइनस 4 इज 7 और 5 माइनस ऑब्वियसली 1 इज 0 इज 1. सो BC स्क्वायर तो आ गया आपका 576.
लेकिन आपको BC स्क्वायर नहीं, सिर्फ BC निकालना है, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, BC के लिए आप रूट कर देंगे 576 का। क्यों? बेसिकली हमने क्या किया, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट किया, स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट किया, तो वो BC बन गया। अब जब हम यहाँ का रूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरी साइड का भी तो रूट करना पड़ेगा हमें, तो BC आ गया रूट 576। और अगर आप देखेंगे कि रूट 576 निकाल के देखेंगे किसका स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आएगा कि ये 24 का स्क्वायर होता है। बेशक मैं आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि कैसे, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी जिसमें स्क्वायर, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा रूट करना रहेगा या फिर स्क्वायर करना रहेगा। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है स्क्वायरिंग कैसे होती है और हम उसको रूट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, सो 576 24 का स्क्वायर है। सो BC का जो आंसर आएगा वो 24 सेंटीमीटर आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक वास्ट कंसेप्ट है जो कि आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आप अभी फिलहाल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए। सबसे बड़ी साइड एक साइड, बाकी दोनों साइड दूसरी, दोनों साइड प्लस करके लिखी जाएगी, स्क्वायर करके। जो वैल्यू गिवन है, जो साइड गिवन है वो लिख दो, स्क्वायर कर दो, और प्लस हो रहा है प्लस कर दो, माइनस हो रहा है माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा ऑब्वियसली वो स्क्वायर में होगा, उसको रूट करने के लिए दूसरी साइड का भी रूट कर दो, विच इज 24। सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेरी है अंशिका बंसल की, क्लास 7 से हैं वो, और क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। सी, रैशनल नंबर आपको मालूम होगा P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सो नाउ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब याद कर लीजिए होता है ऑपोजिट, काइंड ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, एक तो दो चीज़ें होती हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका साइन बदलना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 3/2 की, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3/2, क्योंकि देखा जाए तो ये फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव। लगा दो ऊपर चाहे नीचे, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो बीच में ही काउंट किया जाता है। सो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। और अगर हमें ऑलरेडी एक मान लो -1/2 गिवन है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 1/2। ठीक है, और हमेशा एक टर्म को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ अगर ऐड किया जाता है, जैसे मान लो 3/2 का एडिटिव इनवर्स -3/2 है, इन दोनों को ऐड करो अगर, तो प्लस माइनस -3/2, 3/2 - 3/2 इज 0, तो आंसर 0 आएगा। मतलब जो हमें टर्म हमने अपनी मर्जी से ली थी, ये मैंने अपनी मर्जी से ली है, उसका एडिटिव इनवर्स करने के बाद जो आंसर आता है, दोनों को प्लस करो, नॉर्मल वाली फ्रैक्शन, नॉर्मल वाले रैशनल नंबर को भी और उसके एडिटिव इनवर्स को जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब जैसे -1/2 का मैंने एडिटिव इनवर्स किया 1/2, दोनों को प्लस करो, प्लस माइनस -1/2 से ऑब्वियसली 1/2 माइनस करोगे, यू विल गेट 0। सो आंसर आएगा आपका 0। सो बेसिकली ये होता है एडिटिव इनवर्स, जिसमें हम साइन को बदल देते हैं। और एक क्वेश्चन होगा, अगर लिखा है -1/-4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो 2 माइनस है। सबसे पहले क्या करो, ऑब्वियसली आपको पता होगा माइनस से माइनस कट हो जाता है, तो आपके पास बचा 1/4। अब ये फ्रैक्शन पॉजिटिव में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/4। क्लियर हुआ? माइनस से माइनस कट हो गया, फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1/4, रैशनल नंबर आ गया हमारे पास 1/4, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। नहीं तो ये जो है फ्रैक्शन के, जो फ्रैक्शन चैप्टर 1 है हमारा 7th क्लास का, आप उसकी वीडियो में जाके देख सकते हैं। रैशनल नंबर के बिल्कुल सिमिलर ही है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी उसमें भी आ चुका है कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम विराज मित्तल फ्रॉम क्लास 8th। सो वो पूछना चाह रहे हैं कि ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल और नॉट। सी, सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड का मतलब होता है 4,
क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो और ट्रेपीजियम, कुछ भी फिगर हो वो, ठीक है, कोई भी शेप हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी अगर उसकी 4 साइड हैं तो। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल का हमेशा ऐसा नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल ही हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल भी आता है जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए ना आपको जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिएगा। मैं आपके नाम के आगे जो टाइम लिखूंगी उसके आगे लिंक पेस्ट कर दूंगी, वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन सब की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर सिंपल है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल की हमेशा साइड इक्वल नहीं होती। कुछ एक हैं रोम्बस और स्क्वायर, इनकी साइड्स इक्वल होती हैं, अदरवाइज किसी और क्वाड्रिलेटरल की साइड इक्वल नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं है कि एक फिगर का नाम है, नहीं, ये बहुत सारी फिगर्स को मिला के एक नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल, जिनकी 4 साइड्स होती हैं। सो ये वेरी करता है शेप टू शेप कि उनकी साइड इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम सृष्टि शर्मा फ्रॉम क्लास 8th, और आपकी जो क्वेरी है बेटा वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अभी इतना चैनल पे आया है और अभी मैं वो भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसमें बेसिकली काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है। तो वो मैं आपको, आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं वो आपको पर्सनली समझा दूंगी, एक वीडियो बना के भेज दूंगी नोटबुक पे, बिकॉज अभी नोटबुक पे मैं ऑब्वियसली बोर्ड पे नहीं समझाया जाएगा वो क्वेश्चन। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन उसी क्वेश्चन में है जो आपने पूछा था मेरे से, ठीक है। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए बेटा यू विल हैव टू वेट और यू विल हैव टू कनेक्ट टू मी पर्सनली, ओके। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको जो क्वेरीज आपने मुझे दी थी वो आपको समझ आ गई होंगी। नाउ वेट फॉर टुमारो, कल की जो क्लास आएगी, ऑब्वियसली आज संडे है, संडे में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेरी रिलेटेड क्लासेस होंगी एवरी संडे, और मंडे से लेके ऑब्वियसली सैटरडे तक आपकी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। और हर उन वीडियो के एंड में आपको 2 पहेलियाँ मिलेंगी जो आपको सॉल्व करके आंसर देना है। और सॉरी गाइज अगर इस वीडियो में थोड़ा बहुत मेरा आवाज़ ऊपर नीचे हो गया हो, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट ये क्वेरी वीडियो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इसलिए ये बनाना ज़रूरी था। सो आई मेड दिस वीडियो। सो वेट फॉर टुमारो फॉर रिडल्स 2। अब आप लोग ये मत कहना है कि मैम इसमें रिडल्स नहीं पूछी, ये क्वेरी वीडियो है, जो नॉर्मल वीडियो होगी उसमें मैं आपसे रिडल्स पूछूंगी, ठीक है। सो आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए कि मैम येस इट इज़ क्लियर टू मी और नॉट। लिंक पेस्ट कर दूंगी, जिसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ही, नाम के आगे टाइम के आगे, ठीक है। नाम डाल दूंगी, फिर उसके आगे टाइम स्टैम्प, यानी कि आपका जो क्वेरी है वो किस टाइम लिया गया है, और उसके आगे डाल दूंगी वो लिंक जो आपको देखना है, ठीक है। आगे के लिए नेक्स्ट संडे के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।